बाबा यागा ने मुझे जो काम करने के लिए दिए हैं वे बहुत मुश्किल हैं और अगर मैंने उसके वे सब काम नहीं किए तो उसने मुझे खा जाने की धमकी दी है। मेरी सहायता कर। ओ सुंदर लड़की वासिलिसा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। खाना खा, भगवान की प्रार्थना कर और सो जा। सुबह तो शाम से ज्यादा अक्लमंद होती है। अगले दिन सुबह वासिलिसा बहुत जल्दी ही उठ गई। बाबा यागा तो उससे भी पहले उठ गई थी और अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। खोपड़ियों की आंखों की चमक धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही थी। सफेद घुड़सवार उधर से दौड़ गया और सुबह हो गई। तब बाबा यागा अपने आंगन में गई और वहां जाकर सीटी बजाई तो तुरंत ही उसकी ओखली और मूसल और झाड़ू आ गए। तभी लाल घुड़सवार उधर से गुजरा तो सूरज निकल आया। बाबा यागा अपनी ओखली में बैठी और मूसल की सहायता उसको आगे बढ़ाया और झाड़ू की सहायता से उसने अपने पीछे के सारे निशान मिटा दिए। अब वासिलिसा घर में अकेली रह गई। उसने बाबा यागा का घर देखा तो उसको वहां इकट्ठा की गई चीजों को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि वह अपना काम कहां से शुरू करे, पर उसने देखा कि उसका सारा काम तो कभी का खत्म हो चुका है। बाबा यागा का ओट्स तो कभी का आ चुका है और उसे साफ भी किया जा चुका है। वासिलिसा के मुंह से निकला, हे भगवान, तुमने मेरी इस जरूरत के वक्त बहुत बड़ी सहायता की। गुड़िया बोली, अब तुमको बाबा यागा का बस खाना ही तो बनाना है। कहकर वह कूदकर वासिलिसा की जेब में बैठ गई और फिर बोली, भगवान की कृपा से तुम ये काम भी कर ही लोगी। तुम यहीं चुपचाप बैठकर उसका इंतजार करो। शाम को वासिलिसा ने कपड़ा बिछाया और बाबा यागा का इंतजार करने लगी। इतने में अंधेरा छाने लगा। तभी एक काला घुड़सवार आकर गुजर गया और रात हो गई। खोपड़ियों की आंखों में रोशनी चमक उठी। पेड़ हिलने लगे, पत्तियां चरमराने लगी। बाबा यागा अंदर आई। वासिलिसा उसके स्वागत के लिए उठी। बाबा यागा ने पूछा, काम हो गया? वासिलिसा बोली, हाँ दादी माँ, देखिए ना। बाबा यागा ने चारों तरफ देखा तो देखकर गुस्सा हो गई, क्योंकि अब उसके पास उससे कहने के लिए कुछ नहीं था। वह बोली, ठीक है। वह फिर चिल्लाए, ओ मेरे बहादुर नौकरों, ओ मेरे दिल के दोस्तों, ये सारी ओट्स इकट्ठी करके रख दो। तभी 3 जोड़ी हाथ प्रकट हुए। उन्होंने ओट्स उठाए और उसको वहां से उठा कर ले गए। बाबा यागा ने शाम का खाना खाया और सोने जाने से पहले वासिलिसा से कहा, कल को भी वही सब कुछ करना जो तूने आज किया था, पर उस भूसे को भी ले लेना जो मेरे खेत में पड़ा हुआ है। उसकी हर बाल में से सारी मिट्टी साफ कर देना। किसी ने गलती से उसमें मिट्टी मिला दी है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने दीवार की तरफ करवट ली और खर्राटे भरने लगी। वासिलिसा तुरंत ही गुड़िया के पास गई, उसको खाना खिलाया और उससे सलाह मांगी तो गुड़िया ने उसको फिर वही जवाब दिया जो उसने उसको पहले दिन दिया था, अभी तुम भगवान की प्रार्थना करो और सो जाओ। सुबह तो हमेशा ही रात से ज्यादा अक्लमंद होती है। कल सब कुछ हो जाएगा, वासिलिसुष्का। अगली सुबह बाबा यागा उठी और खिड़की में से बाहर देखा। फिर वह अपने आंगन में गई और वहां जाकर सीटी बजाई तो मूसल, ओखली, झाड़ू सब एकदम से वहां आ गए। तभी लाल घुड़सवार वहां आया और सूरज निकल आया। बाबा यागा अपनी ओखली में बैठी हाथ में मूसल लिया और झाड़ू से अपने पीछे वाले निशान मिटाते हुए उड़ गई। वासिलिसा ने अपनी गुड़िया की सहायता से अपना सारा काम खत्म कर लिया। शाम को जब गुड़िया वापस आई तो उसने चारों तरफ देखा और बोली, ओ मेरे वफादार नौकरों और मेरे दिल के दोस्तों, मेरे लिए पॉपी का तेल बनाओ। तुरंत ही 3 जोड़ी हाथ वहां प्रकट हुए और पॉपी ले गए। बाबा यागा शाम का खाना खाने बैठी तो वासिलिसा उसके सामने चुपचाप बैठी रही।
बाबा यागा ने उससे पूछा, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? तू यहाँ ऐसे क्यों बैठी है जैसे कोई गूंगा बैठता है? वासिलिसा बोली, मेरे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, पर अगर मुझे कुछ बोलने का मौका मिले तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। पूछो, पर यह जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर सवाल का जवाब ठीक से मिले। ज्यादा जानना अब बहुत पुराना हो गया। वासिलिसा बोली, मैं जब यहाँ आ रही थी तो मुझे एक सफेद घुड़सवार मिला जो सफेद शाल ओढ़े था और सफेद घोड़े पर सवार था। कौन था वह? वह चमकीला दिन था। उसके बाद मुझे एक लाल घुड़सवार मिला जो लाल शाल ओढ़े था और लाल घोड़े पर सवार था। वह कौन था? वह लाल सूरज था। और उस काले घुड़सवार का क्या मतलब था जो मुझे पीछे छोड़कर मुझसे आगे निकल गया जब मैं आपके घर आ रही थी? बाबा यागा बोली, वह काली अंधेरी रात थी। वे तीनों मेरे वफादार नौकर हैं। वासिलिसा के दिमाग में तभी वे 3 जोड़ी हाथ घूम गए। उसके बाद वह फिर और कुछ नहीं बोली। बाबा यागा ने उससे पूछा, तू इससे आगे और कुछ क्यों नहीं पूछती? वासिलिसा बोली, बस मैं काफी जान गई। और फिर आप ही तो कहती हैं कि ज्यादा जानना बहुत पुरानी बात हो गई। बाबा यागा बोली, अच्छा हुआ तूने वही बातें पूछी जिनको तूने आंगन में देखा था और किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं, क्योंकि मुझे वे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो बहुत ज्यादा पूछताछ करते हैं। पर अब मैं तुझसे पूछना चाहूंगी कि जितना काम मैंने तुझे दिया तूने इतना सारा काम वह कैसे पूरा किया? अपनी माँ के आशीर्वाद से। ओ, तब तो तू यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता हो उतनी जल्दी भाग जाओ, आशीर्वाद दी गई लड़की। क्योंकि कोई भी आशीर्वाद पाया हुआ आदमी मेरे पास नहीं रुक सकता। और उसने वासिलिसा को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजे से भी बाहर निकाल दिया। बाड़े के लट्ठों पर लगी हुई खोपड़ियों में से एक खोपड़ी उठाए, उसको एक डंडे पर रखा और उसको देकर कहा, अब तेरे पास तेरी सौतेली माँ की बेटियों के लिए यह आग है जिसके लिए तुझे यहाँ भेजा गया था। वासिलिसा भी उस खोपड़ी की रोशनी की सहायता से वहां से जितनी जल्दी हो सकता था भाग ली, पर उसकी आग तो सुबह तक बुझ गई। अगले दिन शाम तक वह अपने घर पहुंच गई। वह उस खोपड़ी को फेंकने ही वाली थी कि उसने खोपड़ी में से आती एक आवाज सुनी, मुझे फेंकना नहीं, मुझे अपनी सौतेली माँ के घर तक ले चलो। उसने अपनी सौतेली माँ के घर की तरफ देखा तो देखा कि उसकी तो किसी भी खिड़की में रोशनी नहीं थी, सो उसने घर में उस खोपड़ी के साथ ही घुसने का निश्चय किया। वहां उसका बड़े अच्छे से स्वागत हुआ। उसकी बहनों ने उसे बताया कि जब से वह वहां से गई थी तब से उनके घर में आग ही नहीं थी। वे लोग वहां आग जला ही नहीं पाई और जो कुछ भी उन्होंने अपने पड़ोसियों से उधार मांगी तो वह उनके कमरे में आकर बुझ गई। सौतेली माँ बोली, हो सकता है कि तुम्हारी लाए आग जल जाए। सो वे खोपड़ी को कमरे में लेकर गए तो उसकी जलती हुई आंखों ने सौतेली माँ और सौतेली बहनों की आंखों में देखा तो उनकी आंखों में जलन पैदा हो गई। वे जिधर भी गईं उस खोपड़ी की आंखों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सुबह तक वे तीनों जलकर राख हो गईं। केवल वासिलिसा ही जिंदा बची। उसके बाद वासिलिसा ने उस खोपड़ी को जमीन में दबा दिया, घर को ताला लगा दिया और शहर चली गई। वहां एक गरीब स्त्री से उसने उसे अपने घर ले जाने की और खाना देने की विनती की जब तक उसका पिता वापस आता है। उसने उस बुढ़िया से कहा, माँ इस तरह से बिना किसी काम के बैठना मुझे आलसी बना रहा है। आप मुझे बहुत अच्छी रुई ला दे तो मैं उसे काटती रहूंगी। सो बुढ़िया बाजार गई और उसको बहुत अच्छी रुई ला कर दे दी। वासिलिस ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसका काम खूब अच्छा चलता रहा। उसका बुना हुआ धागा इतना बारीक था जैसे बाल।
जब उसने काफी धागा बुन लिया तो कोई उसका कपड़ा बुनने को तैयार नहीं। तो वह फिर अपनी गुड़िया के पास गई तो गुड़िया ने उससे कहा, मुझे कहीं से कोई पुरानी कंघी ला दो, पुरानी अटैरन ला दो, घोड़े के बाल ला दो तो तुम्हारा काम कर दूंगी। वासिलिसा सोने चली गई। गुड़िया ने उस रात एक बहुत ही शानदार स्टूल बनाया और जाड़ा खत्म होने तक उसने वासिलिसा का सारा सूट बुन दिया था। वह इतना अच्छा कपड़ा तैयार हो गया था कि वह सुई के छेद में से धागे की तरह से निकाला जा सकता था। वसंत आने पर उन्होंने उस कपड़े को धोया और फिर वासिलिसा ने बुढ़िया से कहा, मजी अब आप इस कपड़े को बाजार में बेच दें और इसको बेचकर जो पैसा आए वह आप रख लें। बुढ़िया ने कपड़ा देखा तो देखा कि वह तो बहुत बढ़िया कपड़ा था। वह बोली, ओह मेरी बच्ची, इतने बढ़िया कपड़ों को तो केवल जार ही पहन सकता है, मैं इसको जार के पास ले जाऊंगी। सो वह उस कपड़े को लेकर जार के महल चली गई और उसके महल के आगे पीछे घूमती रही। जार ने उसे देखा तो उससे पूछा, ओ बुढ़िया तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया बोली, सरकार मैं आपके लिए बहुत बढ़िया चीज लाई हूँ जिसे मैं केवल आप ही को दिखाना चाहती हूँ, किसी और को नहीं। जार ने बुढ़िया को अकेले में मिलने की इजाजत दे दी। बुढ़िया ने उसको वह कपड़ा दिखाया तो जार तो उसे देखकर हक्का बक्का रह गया और उसने उसकी बहुत तारीफ की। फिर उसने पूछा कि उसको उसके बदले में क्या चाहिए। बुढ़िया बोली, मैं यह आपको भेंट देना चाहती हूँ, ये तो बहुत बेशकीमती कीमती है। जार ने फिर कुछ सोचा और बहुत सारी कीमती भेंटें देकर उसे वापस भेज दिया। अब जार उस कपड़े की अपने लिए कमीजें बनवाना चाहता था, पर उसको कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था जो ये काम कर सकता हो। वह बहुत देर तक सोचता रहा, फिर उसने बुढ़िया को फिर से बुला भेजा और उससे कहा, अगर तुम ये सूट काट सकती हो और फिर उसका कपड़ा बुन सकती हो तो तुम इसकी कमीज भी सिल सकती होगी। बुढ़िया बोली, हुजूर मैं काट भी नहीं सकती और मैं बुन भी नहीं सकती। मेरे घर में एक लड़की ठहरी हुई है, शायद वह ये कर सके। ठीक है, तो वही मेरा ये काम कर दे। सो बुढ़िया अपने घर गई और वासिलिसा से जाकर सब कहा। वासिलिसा बोली, मुझे मालूम था कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। उसने अपने आप को अपने छोटे कमरे में बंद कर लिया और अपने काम पर लग गई। वहां जब तक उस कमरे में से बाहर नहीं निकली जब तक उसने 12 कमीजें नहीं बना ली। जब कमीजें बन गईं तो बुढ़िया उनको जार के महल ले गई। इधर वासिलिसा नहाई धोई, अपने बालों में कंघी की अच्छे कपड़े पहने और खिड़की में बैठकर जार का इंतजार करने लगी। वह जब इस तरह से वहां बैठी हुई थी तो एक शाही नौकर उसके कमरे में आया और बोला, जार उस कलाकार को देखना चाहते हैं जिसने उनके लिए कमीजें बनाए हैं और वह उसको अपने हाथों से इनाम देना चाहते हैं। सुंदर वासिलिसा उसके साथ जार के पास गई। जार ने जब उसे देखा तो वह तो उससे प्यार करने लगा। वह बोला, नहीं ओ सुंदर लड़की, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, तुमको मुझसे शादी करनी होगी। सो जार ने वासिलिसा के सफेद हाथ पकड़े और उसको अपने बराबर में बिठा लिया और शादी के घंटे बजाने का हुक्म दे दिया। वासिलिसा का पिता भी घर वापस लौट आया था। वह अपनी बेटी की खुशकिस्मती पर बहुत खुश था। वह अपनी बेटी के पास ही रहा। वासिलिसा ने बुढ़िया को भी अपने साथ ही रख लिया और बुढ़िया हमेशा उसकी जेब में रही।